सुहासिनी मैम, हेलो। हेलो। हाँ मैम, जी सर। हमारे रिसोर्स पर्सन जुड़ चुके हैं। जी जी, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अब आप स्टार्ट कर दीजिएगा जी मैम। जी जी। सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार एवं कॉलेज परिवार सिटी परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ आज के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर किरण लता डंगवाल जी का, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। और मैडम को तो सभी लोग पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश में सब लोग पहचानते हैं। तो कॉलेज परिवार की तरफ से हम एक बार पुनः मैडम का मैं स्वागत करती हूँ अपनी प्राचार्य प्रोफेसर आरती दीक्षित, सीटीएफ की अध्यक्ष प्रोफेसर सविता रावत, सचिव प्रोफेसर पचौरी जी, और सभी प्रतिभागियों को एक बार फिर से स्वागत है। आज ये वर्कशॉप का चौथा दिन है, टीएलएम फॉर इफेक्टिव टीचिंग। हम लोगों ने अब तक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, 3 विषयों के टीएलएम के बारे में पढ़ा, सीखा, जाना। आज हम लोग सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन विषय पर टीएलएम की क्या उपयोगिता है, इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमारे विषय विशेषज्ञ आज जानकारी देंगी। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप सभी को पता है, और इससे जो एक टीचर, एक शिक्षक अपने साथ एक उपकरण के रूप में काम करता है और उससे उसके विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग एक टीचर होने के नाते हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। इसमें और कैसे प्रभावशीलता लाए, इसकी उपयोगिता और कैसे निखारें, इस विषय पर आज की सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर किरण लता डंगवाल जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। उनका परिचय प्रोफेसर पचौरी जी देंगे। ओवर टू पचौरी जी। एक बार पुनः सबका स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू मैडम। आज सभी का प्रतिभागियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में डॉक्टर किरणलता डंगवाल मैम हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। आप पर एडिशनल डीन एकेडमिक्स हैं एकेडमिक सेल में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। आपका स्पेशलाइजेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज पेडागोजी। आपने बहुत सारी करीब 24 बुक्स एज ए एडिटर पब्लिश की हैं और इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे रिसर्च जर्नल्स में पेपर पब्लिकेशंस हैं मैडम के। और आपने सबसे बड़ी बात है कि 10 कंट्रीज़ के आसपास खुद घूमा है और वहाँ पर अपने जो लेक्चर डिलीवर किए हैं, स्पेशली यूरोप में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड, मलेशिया एंड म्यांमार एक्सेट्रा जो कंट्री हैं, इनमें आप कई बार जा चुकी हैं, अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं आपने। आपको शिक्षा रत्न, शिक्षा गौरव, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एनसीसी ऑफिसर आप हैं। डीजी एनसीसी कमांड अवार्ड आपको मिला हुआ है। आप डिफरेंट एसोसिएशंस से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट एंड एनसीसी डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली में भी आपको सम्मान मिला है। आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार भी और वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। आपने वर्तमान में वर्चुअल लेवल पर भी आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर डिलीवर किए हैं। आप किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। आपने ई कंटेंट में बहुत सारे अपने वीडियोस और यूट्यूब चैनल्स पे अपने कंटेंट को डाला हुआ है। आप चीफ एडिटर इन चीफ हैं टेक्नो लर्न जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल की, जो और एसोसिएट एडिटर हैं मैनी जर्नल्स में। मेंबर भी हैं आप। इंटरनेशनल एडवाइजरी रिव्यू बोर्ड में भी आप हैं। एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज एंड एजुकेशन में भी आप एडिटर के रूप में, मेंबर ऑफ एडिटर के रूप में हैं। आप जापान से निकलता है। और आप एडिटोरियल बोर्ड के जो
जर्नल्स हैं उनमें आप अपने सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका। और आपका अधिक समय हम ना लेते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने ज्ञान से ओत-प्रोत हमें करें और हमें मार्गदर्शन दें, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें, जिससे हम आज के वर्तमान समय में जो विषम परिस्थितियों में हम लोग शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। प्लीज़ मैम आएँ, प्रोफेसर कृष्णदत्ता डंगवाल मैम, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं और आपने अपनी पहचान को देश में ही नहीं विदेश में भी अच्छे तरीके से बनाए रखा है और उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हैं आपका कि आप आए। प्लीज मैम। थैंक यू डॉक्टर पचौरी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है कि आजकल हम लोग डिस्टेंस में हैं और लेकिन फिर भी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है हम लोग की। और बहुत अच्छा आपका जो टॉपिक है एक स्पेसिफिक, क्योंकि अभी तक हमने काफी लेक्चर दिए लेकिन इतना स्पेसिफिक और टू द पॉइंट और टीचर्स के मतलब की चीज मुझे लग रहा है शायद पहली बार हम इस तरह के वर्कशॉप में लेक्चर दे रहे हैं। क्योंकि एक जनरल एक कोविड की ही बात करते हुए, चेंजिंग सिनेरियो की बात करते हुए, लेकिन कहाँ पे, जैसे कि बहुत सारी बार हम लोग बात करते हैं और एक छोटी सी, इससे पहले कि कोई बात कर दें, सबसे पहले हम तो हासिनी मैम को भी अपना नमस्कार देते हैं और DWT कॉलेज के मैनेजमेंट को भी। आपके कॉलेज में जब आए हैं तो बड़ा अपना तो फील होता है हमको, क्योंकि हम भी देहरादून के ही रहने वाले हैं, तो लगता है जैसे हम अपने घर में या अपने मायके में आ गए हैं जितनी बार भी हम आपके कॉलेज में आए हैं। धन्यवाद मैम, आपके इतनी अच्छे विचार और भावनाओं को देखकर हम लोग का अति आत्मीयता से हम लोग ओत-प्रोत हो गया कि बहुत ही खुशी हुई मैम। आपने इतना अच्छा टाइटल के लिए भी बोला वर्कशॉप के लिए और आपको तो अच्छा। जी जी हाँ, तो जब भी आप लोगों से और यहाँ पे भी आप में से ही कई लोग हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आए हैं रिफ्रेशर कोर्सेज में, तो उनसे मुलाकात हुई। तो होता ही है, अपने घर से अपने गांव से कोई मिलता है तो लगता है कि हाँ बिल्कुल। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से देहरादून नहीं आ पाए, तो आज लग रहा है जैसे हम देहरादून में ही बैठे हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक इंटरेक्शन के लिए, कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे आपके साथ कि थोड़ा बहुत नई चीज बता पाए आपको, क्योंकि टॉपिक जितना सरल है, जितना देखने में लगता है कि हाँ ये तो कोई भी कर सकता है, जितने भी आपने ये वर्कशॉप का जो थीम लिया है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस टॉपिक। कि हम TLM जानते हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो एक छोटी सी चर्चा से, कि एक बार बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे और सब चर्चा कर रहे थे कि बस हम तो मंगल पे जाएंगे, मंगल पे हम तो अपने लिए अपार्टमेंट बनाएंगे, घर बनाएंगे। दूसरे ने कहा हम तो वहाँ मॉल बनाएंगे, तीसरे ने कहा हम कॉफी शॉप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक वैज्ञानिक चुपचाप बैठा हुआ था, तो सबने पूछा अरे भाई तुम क्या करोगे वहां जाके, कुछ तो बताओ। तो उसने कहा कि मैं पृथ्वी से मंगल तक जाने का रास्ता बनाऊंगा। आप सब जो कल्पनाएं कर रहे हैं वो साकार कैसे होंगी अगर हम पृथ्वी से मंगल तक की कोई रूट या रास्ता नहीं बनाएंगे। और शायद यही चीज जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं तो हम लोग बातें बहुत सारी करते हैं कि स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, टीचर को इफेक्टिव होना चाहिए, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन एक वो रास्ता नहीं बनाते हैं कि उसके मस्तिष्क तक ज्ञान पहुंचे कैसे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं कि हम कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, लेकिन व्हाट एक्चुअली दिस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है। अगर खास तौर से जब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जो नए नए अपॉइंटी होते हैं उनसे, कि आप एक शब्द में, एक सेंटेंस में बताइए कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है। आज हम आपसे क्योंकि केवल सोशल साइंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आई टेक एग्जांपल्स ऑफ सोशल साइंस ओनली। कि सोशल साइंस की बात हो या किसी की, अगर हम एक जनरल बात करें तो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन सोशल साइंस, क्या मतलब है, क्यों पढ़ाते हैं, या व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या रेलेवेंस है, क्या होगा इसको पढ़ा के।
तो क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो देयर आर 3 फेजेस। ये सारी बातें आप लोग शायद प्रीवियस उसमें कर चुके होंगे, जो भी आप लोगों से रिसोर्स पर्सन्स ने इंटरेक्शन किया, कि वी हैव 3 phases of teaching: pre-activity phase, interactive phase and post-activity phase. प्री-एक्टिविटी फेज में एकदम वही बात जो हमने कहा कि पृथ्वी से मंगल तक जाने का हम जो रास्ता बना रहे हैं या बनाते हैं, कि हमें जो हम सोच रहे हैं क्या वो हम कर पाएंगे या इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। और इसमें केवल यही नहीं देखना होता है, इसमें ये भी देखना होता है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है तो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सब एक पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, और मान लीजिए हम उत्तराखंड में किसी गांव में अपने लेसन को पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमने एक कोई भी एग्जाम्पल लिया और उनको बहुत बढ़िया से बच्चों को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ट्रेन ऐसी होती है, जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन ऐसे चलती है, वैसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि बच्चों ने कभी ट्रेन देखी भी है या उन्हें उस चीज पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? यानी हमने बच्चों का माइंड, आईक्यू या बच्चों की जो अवेलेबिलिटी है चीजों की, क्या उसके बारे में जाना? तो हम कोई भी टीएलएम या कोई भी चीज अगर लेते हैं या सोचते हैं लेसन प्लान में डालने का, तो हमें उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। और ये फैक्टर्स लॉजिकल होने चाहिए कि आपने अगर कोई भी टीएलएम, हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं नो आई विल यूज LCD प्रोजेक्टर एंड पावर पॉइंट टू टीच माई स्टूडेंट्स। अरे अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, आपको, क्योंकि हम पढ़ाई के लिए तो हम प्राइवेट स्कूल्स प्रेफर करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स प्रेफर करते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स मान लीजिए गांव के किसी दूर इंटीरियर उसमें है जहाँ बिजली भी नहीं आती, तब आप पावर पॉइंट की चर्चा कहाँ से करेंगे? तब आप कंप्यूटराइज्ड या डिजिटलाइज्ड टूल्स के टीएलएम्स की चर्चा कहाँ करेंगे? तो इस तरह से सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी टीएलएम की बात कर रहे हैं वो सारे कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमारा प्री फेज से इंटरैक्टिव फेज तक आने के लिए और इंटरैक्टिव फेज से पोस्ट एक्टिविटी फेज तक जाने के लिए, और फिर ये जो साइकिल चलता है हमारा कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टीएलएम का हम सहारा लेते हैं, वेदर दे आर फ्रूटफुल और नॉट। तो आइए थोड़ा सा एक सीक्वेंस में बात करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। प्लीज बताइएगा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम, दिख रहा है। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे जो टीएलएम की हम बात कर रहे हैं, टीएलएम में बेसिक कंसेप्ट आप सभी को पता है, इसमें थ्योरेटिकल हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आज हम जो आपसे मेन चर्चा करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे, लेकिन बिकॉज नाउ आवर ट्रेडिशन इज टोटली चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टू ऑनलाइन क्लास। अब ये ट्रेडिशनल से ऑनलाइन जब चेंज हो रहा है तो हमारे टीएलएम की बात भी चेंज हो रही है। अभी आज मान लीजिए हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे हमको आपको बताने के लिए टीएलएम यूज करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट टीएलएम? दैट इज PowerPoint presentation. This tool I am using with you all to interact with you all, to deliver my content to all of you. तो इस तरह जो चेंजिंग सिनेरियो है उसमें हम टीएलएम कौन सा और कैसे यूज करेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा टीएलएम आप सभी को पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूल्स एंड एजुकेशनल मटेरियल्स used by teachers to simplify learning and understanding within the classroom. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? एक बार और करिए प्लीज। ओके, एक मिनट।
अब देखिएगा। नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, एक सेकेंड बस हम ऑटो बंद हो गई शायद वो। कोई नहीं मैम। जी अब बताइएगा। जी मैम आ गई। आ गई, हाँ। इसको फुल स्क्रीन में ले लीजिए मैम। स्लाइड शो में जाएंगे ना तो पूरा आ जाएगा। ओके। हाँ, बिल्कुल क्लियर है मैम। बिल्कुल एकदम सही आ रहा है मैम। हाँ, अब इसमें जो मेन चीजों की कुछ चीजें हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट TLM। TLM क्या है कि जो हमारे क्लासरूम के लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की जो कंसेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है। अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत चीजें हैं, आप एज अ टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं, लेकिन ये चीज स्टूडेंट को समझ में आई कि नहीं आई ये आप नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे, सोचिएगा, बताइएगा दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। अभी थोड़ी देर में हम इसको बताएंगे भी। फिर तो जो TLM का जो मेन आपका ये जो कंसेप्ट होता है कि टू इलस्ट्रेट एंड रेनफोर्स अ स्किल, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव और एन आइडिया इन ब्रिंगिंग नोवेल्टी विद इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में एक नयापन, एक जीवंतता, ये सब लाने के लिए TLM का यूज करते हैं। लेकिन TLM आपके किस स्टेप पे आता है, इसके मेन बिंदु क्या होते हैं, TLM क्या जरूरी है कि हम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पासी सर का नाम सुना होगा अगर आप एजुकेशन फील्ड में है। प्रोफेसर BK पासी जो अब नहीं रहे, लेकिन दुनिया के जो जिसको कहते हैं एक विद्वानों में से थे। कई बार हुआ कि API में हम लोग से कहा गया कि आपको ICT के टूल्स यूज करने हैं, ये करना है, वो करना है। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हम लोग प्रोफेसर पासी को माइक्रो टीचिंग का फादर कहते हैं। भारत में उन्होंने जो माइक्रो टीचिंग का जो उनका योगदान था वो शायद किसी ने नहीं दिया। तो क्या हम उसको अपने जो API में जब मार्क्स की बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जो API के नॉर्म्स के तहत दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। API में तो हमें नंबर मिल रहे हैं, लेकिन जो API के नॉर्म्स में नहीं आ रहा है, यानी वो 0 हो गया। आप बताइए कि अगर हम माइक्रो टीचिंग का पासी सर का वो कंट्रीब्यूशन उसमें फिट करना चाहें तो कहाँ पे फिट होगा? कहीं नहीं उसका वो आता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जो कंट्रीब्यूशन टीचर के कहीं ऑन पेपर काउंट नहीं होते हैं, लेकिन उसका बहुत महत्व होता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ और बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ टीचर्स थे, लेकिन वो टीचर्स स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पाए और उनको कनेक्ट होने में बहुत परेशानी हो रही थी। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट टेक्नो सेवी, दे वर नॉट इन अ हैबिट ऑफ यूजिंग दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो जब उनको आदत नहीं थी तो क्या हुआ कि उनको एक परेशानी आने लगी, यानी दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव विजडम, सब कुछ सारा ज्ञान था, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम TLM की करते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, वो विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए जो एक रास्ता बनता है वो हमारा TLM होता है। तो हैविंग नॉलेज एंड एक्सप्रेसिंग नॉलेज, ट्रेडिशनल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। कि ट्रेडिशनल क्लास में हमारे पास जो साधन होते हैं वो दूसरे होते हैं, और जो हमारे पास ऑनलाइन क्लास होती है उसके साधन टोटली दूसरे होते हैं। तो अब हमारा जो TLM का स्टेप आता है लेसन प्लानिंग में, उसके बारे में थोड़ा सा पार्टिसिपेंट से हम जानना चाहेंगे कि ये हमारे टीचिंग के किस फेज में आता है, बताइए। जब हम TLM की बात करते हैं तो हमारे टीचिंग के किस फेज में सबसे ज्यादा चर्चा TLM की जाती है? चलिए, आप लोग वर्कशॉप है तो इसलिए क्वेश्चन मुझे लगता है जायज है पूछना। जी
एक्चुअली सभी को म्यूट किया हुआ है, वो डिस्टरबेंसेस होते हैं इसलिए अभी सभी अच्छा, तो ठीक है, फिर हम लास्ट में ही रखें फिर सेशन को। डिस्कशन पॉइंट रहेगा मैम, लास्ट में रहेगा। लास्ट में रखेंगे। तो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप में से कोई एक नोट करते रहिएगा, आप ही से पूछेंगे लेकिन लास्ट में पूछेंगे। जी मैम, थैंक यू। ओके, तो जब हम सोशल साइंस के क्लासरूम में हम टीचिंग लर्निंग कंसेप्ट की बात करते हैं, सो इन सोशल साइंस क्लासरूम मेन जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम टीएलएम जो यूज कर रहे हैं, एक्चुअली दैट कम्स अंडर द प्री फेज, यानी प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टीएलएम हम क्यों यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। एंड एवरी टीएलएम डिपेंड्स ऑन आवर कंटेंट, कौन सा कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा प्रकरण क्या है। अगर हम प्लांट्स के बारे में प्लांट्स नहीं, अगर हम मान लीजिए कि अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का हमने कोई टॉपिक लिया, या हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा रहे हैं, या हम अकबर के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन आवर कंटेंट दैट व्हाट टाइप ऑफ टीएलएम आई विल यूज इन माय क्लासरूम। तो ये हमने प्लानिंग स्टार्टिंग में ही कर ली। अब डिपेंड करता है सेकंड की अवेलेबिलिटी। सपोज आई एम प्लानिंग टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स इन माय क्लासरूम, तो उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है तो हम उसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन एम क्या होता है, टू अचीव एकेडमिक गोल्स, यानी जो कुछ हमने उद्देश्य स्टार्टिंग में प्री फेज में प्लान किए हैं। सपोज आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी के जो हम स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम तय करेंगे, तो उनको अचीव करने के लिए हमारा टीएलएम हम क्या रखेंगे, यानी टू ट्रांसलेट द कंटेंट एंड टू अचीव द गोल्स। सो इट इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिलेटेड टू सोशल साइंस, यानी इन सब के लिए बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद कि इसकी जरूरत क्या होती है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि बाद में आपसे डिस्कशन में हम कुछ ज्यादा चीजों की बात करेंगे। तो टीएलएम है सोशल साइंस क्लासरूम में क्यों हमें जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू अदर सब्जेक्ट्स। आपने इंग्लिश, आपने मैथमेटिक्स या जितने भी पढ़े होंगे, सेम वही चीज सोशल साइंस में भी होती है कि कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, हम लर्निंग इफेक्टिवनेस करने के लिए, इफिशिएंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफिशिएंटली अचीव करने के लिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने के लिए, खास तौर से सोशल साइंस में हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी टॉपिक है और ज्वालामुखी आप पढ़ा रहे हैं, तो ज्वालामुखी को पढ़ाने के लिए आप एक या तो क्लासरूम में सिंपल सा एक कीप टाइप की चीज बना के और उसमें नीचे मोमबत्ती लगा के ऊपर से उसको जला के और थोड़ा सा मोम पिघला के या थोड़ा सा कुछ भी ऐसे बहता हुआ दिखा सकते हैं। बट इन योर ऑनलाइन क्लासरूम व्हाट यू कैन डू, you can show good videos related to volcano eruption। इस तरह की चीजें आप दिखा सकते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सारी सुनामी आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को आप सिमुलेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल के, क्यों हम बनाते हैं, क्या फायदा होता है इससे, तो ये भी शॉर्ट में थोड़ा देखिएगा कि टू इनकरेज स्टूडेंट्स। वरना आप देखिए कि अगर क्लास में जीवंतता लानी है, जीवंतता लाने के लिए हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज तो करना ही है विद द हेल्प ऑफ दिस टीएलएम। और अगर आप एनकरेज नहीं कर पा रहे, यानी आपके टीएलएम इफेक्टिव नहीं है, यानी आपने टू द पॉइंट या रेलिवेंट या लॉजिकल टीएलएम यूज नहीं किए हैं, तो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग ऑल दीज, देयर इज नो पर्पस ऑफ यूजिंग दीज टीएलएम इन योर क्लासरूम। तो ऐसे कि एनकरेज कर सकें बच्चों को, ऐसे होने चाहिए हमारे टीएलएम। फिर एनहांसिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। अब कई बार क्या होता है कि हम पीपल टीचर जो होते हैं, जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हमारी मैडम ने, हमारी सर ने कहा है कि बस आपको कुछ भी यूज करना है, बाकी हम नहीं जानते, टीएलएम होना चाहिए, बिना टीएलएम के आप क्लास में नहीं जाएंगे, उससे चाहे आपका नॉलेज बढ़ रहा हो, घट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। तो क्या करता है स्टूडेंट, उठा के रोलर बोर्ड तो करता ही करता है, उसको भी कह देता है कि वो टीएलएम है, कहीं से कोई भी एक मैप मिल जाता है उसको क्लास में लगा देता है
No, it should always be related to your content and topic. Otherwise, no use of TLM. आपके पास, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमने आपको बताया कि सपोज यू आर टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यू हैव लिमिटेशंस ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टूल्स या TLM, तो आप जो कुछ उपलब्ध है आप उसको यूज करिए, उसको ही अपने सब्जेक्ट में वो करिए। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन में जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको स्केल नहीं मिलती है, तो वो ये नहीं है कि वो दुनिया भर में स्केल को ढूंढ रहे हैं। अगर मान लीजिए उन्हें ब्लैक बोर्ड पे वो लेंगे, एक सीधा कागज भी है उनके पास, तो उसको रख के वो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। मीन्स वट एवर इज अवेलेबल दे विल यूज दोज थिंग्स एज TLM। तो जो हमारे पास उपलब्ध हो जाए हम वैसे TLM यूज करें। फिर एक्सटेंसिव रिटेंशन, आपने देखा होगा, हो सकता है हम बिना इस PPT के आपको अगर कोई चीज बताते तो शायद उतनी आपके दिमाग में रिटेन ना करती जितना कि हम PPT के थ्रू, यानी कि ये आपके ज्ञानेंद्रियों को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, और हो सकता है आप ज्यादा समय के लिए इन चीजों को रिटेन कर पाए अपने माइंड में। देन सिंप्लीफाई लर्निंग, कोई भी चीज को हम डायग्राम के थ्रू, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि जो हम कह रहे हैं आपसे कि TLM हम यूज करें, स्पेशली जो ICT के टूल्स हैं उनको यूज करें। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि इट एक्टिवेट्स योर राइट ब्रेन, ये आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और आज आपको हम बताना चाहेंगे कि आज एक दिवस के रूप में हम मनाते हैं किसके लिए? जो लेफ्ट हैंडी होते हैं, लेफ्टी जो लोग होते हैं, जो लेफ्ट हैंड को, और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे सचिन तेंदुलकर है, महात्मा गांधी थे, मदर टेरेसा थी, और अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सब लोग लेफ्टी थे, लेफ्टी हैं, जैसे अमिताभ जी भी लेफ्टी हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है जो हम बता रहे हैं कि जो लोग लेफ्टी होते हैं, यानी जब हम राइट ब्रेन की बात कर रहे हैं कि कैसे TLM हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, यानी in general when we use our right hand it activates our left brain, and when we use our left hand it activates our right brain. अब दोनों की खूबियां क्या होती है? देखिए, कई बार कहा जाता है कि जो लेफ्टी होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इज इट सो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस उसके पीछे कारण ये होता है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो डिफरेंट ऐसे होती हैं कि जो लेफ्टी होते हैं, जो हमने बताया कि आपका यूं क्रॉस में चीजों को यूज करते हैं, तो क्रॉस में आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। तो जब हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन की खूबी ये होती है कि जितना वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी लेफ्ट ब्रेन की जो मेमोरी पावर होती है वो राइट ब्रेन से कम होती है। जब हम TLM दिखाते हैं, कोई भी चीज को दिखाते हैं, तो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो एक्टिवेट ज्यादा होता है। और राइट ब्रेन की खूबी ये होती है कि उसकी पिक्टोरियल मेमोरी, यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो कुछ हम करते हैं वो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और राइट ब्रेन की जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे कि लेफ्ट ब्रेन में चीजें बिना याद किए याद नहीं रहती हैं, जबकि राइट ब्रेन में चीजें जरा सा भी हिंट देने से याद आ जाती हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए हम आपसे कहें 1970 का एक पर्टिकुलर मूवी का वो गाना, कोई मूवी मान लीजिए हमने आपको बताई, तो आपको गाने की धुन तुरंत याद आ जाती है, लेकिन आपको वर्ड्स याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेफ्ट ब्रेन की, वो बिना प्रैक्टिस, यानी लेफ्ट ब्रेन के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं। लेकिन राइट ब्रेन में जब हम चीजों, जैसे म्यूजिक है, शॉर्ट मूवीज हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, ये इमेजेस हैं, ये सारी चीजें हमारे राइट ब्रेन की, और राइट ब्रेन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के कारण हमारी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि जैसे जो साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं या कोई भाषा को याद करना, वो सब लेफ्ट ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। तो TLM यूज करने से क्या फायदा होता है? यानी जो लोग लेफ्टी होते हैं
उनका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड ज्यादा रहता है, वो चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं, ज्यादा उनका, इसी वजह से लोग सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट उतने नहीं होते, आईक्यू तो जो होगा उनका वही होगा, लेकिन उनकी मेमोरी पावर इज ऑलवेज बेटर देन दोज हु यूज राइट हैंड। तो टीएलएम हमेशा क्या करता है, यानी इसमें हम अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से रिटेंशन बढ़ता है, बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है, बच्चों की नॉलेज और जो स्किल्स हैं वो एनहांस होती हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। फिर टीएलएम हमारे क्लास को एक शेप देता है, ये कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है, एटीट्यूड में चेंज आता है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वी कैन गेट थ्रू दीज टीएलएम्स, और कंसेप्ट डेवलपमेंट करने में तो फायदेमंद होता ही होता है। इसके बाद जो टीएलएम है इसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे और सब्जेक्ट्स में है। लिटरेचर में जैसे थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन सोशल साइंस में ये आपका क्लासिफिकेशन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे कि 3 तरह से ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, फिर उसके प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, ये सब। अब देखिए, इसको जो मेन हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इफ यू विल यूज ऑल दीज थिंग्स इन योर ट्रेडिशनल क्लासरूम, then your way of using teaching learning material will be totally different, and if you are using all these things in your online classes then it will be totally different। ये ध्यान रखिएगा कि आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में या ब्लेंडेड क्लासरूम में या ऑनलाइन, यानी ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग एंड ब्लेंडेड टीचिंग, इन तीनों में ये टीएलएम यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें बाकी की कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं कि जो ऑडियो होता है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। और खास तौर से सोशल साइंस के डिफरेंस में कि जब हम ऑडियो की बात करते हैं, विजुअल की बात करते हैं और ऑडियो विजुअल की बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन लास्ट में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जब आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन है, विजुअल, ऑडियो विजुअल, ये पिक्टोरियल एंड नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, ये सारी चीजें, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। खास तौर से सोशल साइंस में ग्राफिकल मटेरियल, मैप्स, ग्लोब्स। अब हो सकता है कि जब आप लिटरेचर पढ़ाएं या आप साइंस की चीजें पढ़ाएं तो ये पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक टीएलएम है वो वहां पे यूज ना हो, लेकिन व्हेन यू आर टीचिंग सोशल साइंस देन graphs and maps are essential while teaching your social science subject। खास तौर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब आप पढ़ाते हैं तो इन चीजों की जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। अब साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन टीचिंग करते समय आपको मैप टांगना है तो कैसे टांगेंगे, मैप यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, मैप में कोई चीज इंडिकेट करनी है तो कैसे करेंगे। सो योर way of using all these maps will also be different in traditional and online classes। वो कैसे है वो अभी आते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट इज पोस्टर्स एंड मॉडल्स। इसमें भी आपके जो टीएलएम होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें तो कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ रेडीमेड होते हैं और कुछ टीचर मेड होते हैं। जो रेडीमेड होते हैं उनको यूज करने का क्या तरीका होता है और क्या, क्यों और कब यूज करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब क्लास में एज पीपल टीचर आप यूज करते हैं, या जैसे प्रोफेसर पचौरी जी क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं और उन्होंने देख लिया कि इस बच्चे को तो हमने कहा था कि आप इसको अपने आप बनाएंगे ये मॉडल, आप तो लग रहा है बाजार से खरीद के ले आए, तो यानी वहां पे भी कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं कि आपने जो चीज कही गई थी उन बातों का हनन किया, उन बातों को गलत तरीके से क्लास में प्रेजेंट किया, या आप किसी और का बनाया हुआ मॉडल प्रस्तुत कर दिया आपने। सेम यही चीज ऑनलाइन में कि आपने उठाए कोई चीज, किसी की बनाई हुई इमेजेस, किसी की बनाई हुई वीडियो आपने यूज कर ली, लेकिन यहाँ पे
Yes, you can use ready-made things. Yes, you can use ready-made material from internet also, but there are terms and conditions of using all these things. कैसे यूज करना है, ऐसे नहीं कि उठाया फोटो आपने और इसमें डाल दिया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आप भी इसमें जो फोटोज देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर्स और मॉडल वाले स्लाइड में जो हमने लगाया है, तो ये जो फोटोज लगी हैं, आप हमसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये फोटोज, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने बनाई हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये हमने कहीं से किसी की कॉपीराइट एक्ट को या कॉपीराइट का हनन करते हुए लगाए। हमें, आप हमारी स्लाइड में कभी भी फोटोज देखेंगे, वो हम ध्यान रख के बनाते हैं कि कॉपीराइट के तहत नहीं आने चाहिए कि कोई हमको ये कहे कि नहीं आपने तो मेरी फोटोग्राफ्स लगा दी, ये फोटोग्राफ्स का कलेक्शन तो मेरा था, ये फोटोग्राफ्स तो मैंने खींची थी, नहीं। तो सेम वही चीज कि अगर इफ यू आर यूजिंग रेडीमेड मटेरियल, यू हैव टू कंसिडर कॉपीराइट इश्यूज आल्सो इन योर माइंड। क्यों करना है? क्योंकि intellectual property is also very important term in using teaching learning material. आप किसी का भी, किसी ने बहुत बढ़िया वर्किंग मॉडल बनाया और आपने क्लासरूम में उसको प्रस्तुत कर दिया अपने नाम से, बाद में वो बच्चा रोते हुए आ रहा है कि अरे इसने तो मेरा, लेकिन क्या ये सही है? नो। तो कोई भी TLM यूज करने का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है copyright issues, whether in the traditional classroom or in the online classes. तो कैसे आप इन फोटोज को, पिक्चर्स को अपने TLM में यूज करेंगे, वो अभी हम एक डेमो देके आपको बताएंगे। Then next is these technological equipments also you can use, like overhead projector, PowerPoint slides. PowerPoint slides आप जब भी बनाएंगे, if you will use various kinds of images, then how to use those images. यहाँ पे जो images आपको मिल रही हैं, वो images हमने कैसे ली, कहाँ से ली, कैसे कोई और क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ मैंने किसी की फोटोज ले ली, ये सब इसमें आपको ध्यान में रखना है। Then next is audio material, audio visual material, whatever you are using, how, to what extent you can use all these material in your classroom, this is also very important. Then अब इसमें आता है कि जब आप TLM यानी स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे आप TLM को डेवलप कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या इसके साधन हैं, कैसे आप करेंगे। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। व्हाई टू मेंटेन, व्हाई टू प्रिपेयर, व्हाई टू कलेक्ट, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब जब हम कलेक्शन की बात यहाँ पे करते हैं, तो कलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू बी इनोवेटिव इन देयर कलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपको मान लीजिए अर्थ के बारे में पढ़ाना है, तो अर्थ के बारे में पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का खुद भी ज्ञान होना जरूरी है। आप उसको पढ़ाने के लिए whatever material you are collecting for your student, that is also very important. जब आप पहाड़ के बारे में पढ़ाते हैं तो पहाड़ी एरिया की मिट्टी या उसकी जमीन के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप मैदानी क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं तो वहां का वो बता रहे हैं। तो आपको कैसे, क्योंकि जब भी हम TLM की बात करते हैं तो TLM को इकट्ठा करना कोई एक दिन का टास्क नहीं है। आज हमें अकबर के बारे में पढ़ाना है तो एक दिन पहले ही हम अकबर का जो मटेरियल है वो कलेक्ट कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम सोशल साइंसेस का एक संसाधन कक्ष बनाते हैं, एक रिसोर्स रूम बनाते हैं, और उस रिसोर्स रूम में it depends on the subject that which classes we are going to teach in future. It depends on that only कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन से बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, और हमारे उसमें टॉपिक्स क्या हैं, और उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम चीजों का कलेक्शन करके पहले से अपने रिसोर्स रूम में रखते हैं कि हमें रबड़ चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, हमें डंडियां चाहिए, बैम्बो चाहिए, क्या चीज चाहिए, वो सारे कलेक्शन। और क्यों चाहिए? क्योंकि I will give demonstration in my class to make TLM also. हम अगर मान लीजिए हमारा टारगेट ग्रुप B.Ed स्टूडेंट्स है, तो हमारा क्या होगा, कलेक्शन का जो हमारा जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ये होगा कि हमें स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि आप जब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाएंगे तो तब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, कैसे आप टूल्स को डेवलप करेंगे, कैसे मटेरियल को बनाएंगे।
लेकिन वही चीज अगर पीपल टीचर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो उसका पर्पस टीएलएम को कलेक्शन करने का, प्रिपरेशन का, मेंटेनेंस का, दैट विल टोटली चेंज। तो इस तरह से कलेक्शन फर्स्ट स्टेप, then second will be preparation. Suppose you have to, as a teacher or as a pupil teacher, you have to develop TLM, then what you have to do, you have to do preparation for that. On the basis of collected material, preparation of TLM will vary according to the nature of TLM, according to the nature of the content, according to the nature of the class, according to the nature of the students या target group, कि आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या जो हमने आपको बिगनिंग में एग्जाम्पल दिया कि हम पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को अगर ट्रेन का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो दैट इज नॉट वर्क। हो सकता है उसमें से 50% बच्चों ने ट्रेन देखी ही ना हो, जाना ही ना हो, तो हम उनको उस तरह के एग्जाम्पल दें जिसको वो विजुअलाइज कर सके, जिसको वो सोच सके, जान सके। आज के जमाने में शायद ये थोड़ा सा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट के जमाने में एवरीथिंग इज पॉसिबल टू व्यू। हम इंटरनेट के जरिए बच्चों को हर चीज का एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं, लेकिन जब हम फिर भी ध्यान रखें कि जो उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हों वो उसी तरह से चीजों को हम टीएलएम के फॉर्म में डेवलप करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। देन नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। हमने मान लीजिए एज अ टीचर हमने रेडीमेड कुछ कलेक्ट किए और कुछ हमने डेवलप किए, टीचर मेड हमने बनाए या पीपल टीचर मेड जो हमारे टीएलएम थे वो हमने, बट नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट, टू मेंटेन दोस टीएलएम्स। कई बार क्या होता है हम कुछ कागज की चीजें बना लेते हैं, कई बार हम जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, नमी आ गई, खराब हो गए, तो हमें कैसे उनको ढंग से रखना है, कैसे सजो के रखना है, ये सब उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा। अगर कोई चीज ऐसी है जल्दी खराब होने वाली या कुछ चीजें लॉन्ग टर्म तक रह सकती है तो हर एक के लिए हम अलग अलग अलमीरा, अलग अलग तरह की चीजें ये सब कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसमें कि जो प्रिपरेशन करें उसमें कुछ चीजों को हम ध्यान रखें। ध्यान क्या कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड एनकरेज, यानी ऐसे होने चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि जो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में आपस में एक तारतम्यता बनाए रखे, जो आपस में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करे, फिर आपस में कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एनहांस हो, एक्टिव लर्निंग हो, फीडबैक मिल सके स्टूडेंट से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे टीचर भी खरा उतरे और जो स्टूडेंट से टीचर चाहता है वो भी उसको अचीव कर सके। तो इसलिए ये सब जब भी जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जब बात करते हैं तो हमेशा बच्चे के आईक्यू लेवल को ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है। उनकी एज, उनका जेंडर, उनका एनवायरनमेंट, वो कहाँ रहते हैं, क्या है, इस तरह से एक एक पॉइंट, यानी व्हाटएवर फैक्टर्स अफेक्टिंग देम वी शुड कंसीडर these things also while developing these things in developing teaching learning material. Then next is ये सब, हाँ, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं वो है कि स्टूडेंट सेफ्टी। हमने कोई चीज ऐसी बनाई कि जो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई तो क्या होगा, यानी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है टीएलएम को डेवलप करते हुए। हमने एग्जांपल दिया था ज्वालामुखी का, मान लीजिए बच्चे हमारे बहुत बड़े नहीं है, वो हैंडल नहीं कर सकते, मोमबत्ती वाला एग्जांपल दिया, बच्चों ने खुद ट्राई किया, मोमबत्ती जलाई और पता चला 4 चीजें और जला दी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों की सेफ्टी, बच्चों को समझा के कि कैसे किस टीएलएम का प्रॉपर यूज करना है। फिर ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बस आप देख लीजिए, कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कि टीएलएम हमेशा ऐसा यूज करना चाहिए जिसको स्टूडेंट भी खुद उसको हैंडल कर सके, क्लास में जो अवेलेबल हो सके, जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, जो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, जो रिसेप्टिव हो, रिट्राइव हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो कि बच्चे तुरंत उसको मतलब परसीव कर सके, समझ सके। फिर डिफरेंट स्टाइल्स की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें,
कहीं पे इमोशनल हो जाए स्टूडेंट, उस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखें। यानी इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए TLM को यूज करते समय। अब यहाँ पे आते हैं कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन चीजें बता रहे हैं, तो अब देखिए कि जब हम ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल व्हेन वी आर टीचिंग इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो हम कैसे इन चीजों को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब जब भी आप इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाते, सपोज ये स्लाइड्स आपने बनाई हैं और ये स्लाइड्स बनाते समय अब आपको कितनी चीजें ध्यान में रखनी होगी। इसमें हमने टेक्स्ट मटेरियल यूज किया है, जितना टेक्स्ट मटेरियल यूज किया है, क्या हमने ध्यान में रखा कि हमने ये सारी चीजें कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं की, जो इमेजेस यूज की कहीं से कॉपी, यानी कि जब भी हम ऑनलाइन चीजें बनाएंगे वो हमारा डिफरेंट होगा ट्रेडिशनल तरीके से। अब देखिए कि अगर हम इमेजेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बहुत बढ़िया सा प्रेजेंटेशन, मान लीजिए हमें अकबर पढ़ाना है या हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाना है, तो हम किस तरह से सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। यानी हमको इमेजेस, मान लीजिए सबसे पहले इमेजेस, यानी हम सिंपल जो विजुअल हमारे कंसेप्ट में हमें एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है कि जो पुराने जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए से लेके आज तक के, एक मान लीजिए हमें पूरा एक पोस्टर बनाना है। अब वो पोस्टर बनाने के लिए हम कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। यानी बिकॉज we know that we are not computer professionals, we are simple teachers, and what type of simple user friendly softwares we can use for जनरेटिंग और क्रिएटिंग आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग बहुत ज्यादा टेक्नोसेवी हो। अगर बहुत ज्यादा टेक्नोसेवी नहीं है तो कैसे एक सिंपल लेमैन की तरह, एक सिंपल टीचर की तरह हम इन इमेजेस या इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो हम आपको अब इसी तरह के कुछ सिंपल एग्जांपल देंगे कि कैसे हम इस तरह के टूल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर फॉर इमेजेस, अगर हम इमेजेस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम सोशल साइंसेज में जनरली कंसेप्ट मैप्स डेवलप करते हैं। कंसेप्ट मैप क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। कंसेप्ट मैप करते हैं और कंसेप्ट मैप के लिए देखिए आप लोग कि वी आर हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सी मैप, फ्री प्लान, ये सब है। लेकिन इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ एग्जांपल। फिर है वर्ड क्लाउड, ये इस तरह, ये सब हमारे इन्फोग्राफिक, ये सारी चीजें, ये जितने यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर आपको बताए हैं, इसके द्वारा हम अपनी इमेजेस खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमको जो हमारा टॉपिक है उस पर डिपेंड करता है। देखिए कि कंसेप्ट मैप क्या होता है। कंसेप्ट मैप यानी कि जो इस तरह की पिक्चर्स, हम मान लीजिए हमें पूरा मुगल डायनेस्टी समझाना है और एक मुगल डायनेस्टी से कई सारी चीजें यूं करके बताते चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। यानी कंसेप्ट मैप टिपिकली रिप्रेजेंट्स आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन encircled in boxes and circled which are connected with labeled arrows। तो इस तरह की कोई भी चीज, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे देने का प्रयास किया है कि कंसेप्ट मैप आप खुद कैसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, यानी ये एक तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ड क्लाउड, यानी आप इस तरह की अगर पिक्चर बनाना चाहें, जैसे कि वर्ड्स के थ्रू ही आप कोई पूरा एक जम्बल्ड वो बनाना है, जैसे विजुअलाइजेशन ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद टेक्स्ट डेटा। मान लीजिए आपको एक पूरा मुगल डायनेस्टी पे कुछ एक पूरा चार्ट बनाना है और उसमें एक पर्टिकुलर चीज को आपको हाईलाइट करना है, तो इस पर्टिकुलर, ये जो हमने आपको एग्जांपल दिए, वर्ड क्लाउड के जितने सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू आप इस तरह की इमेजेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। इट इज एन इमेज मेड ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर रिजेंबल अ क्लाउडी शेप। एक क्लाउड के शेप में ये पूरा आपको, और ये तरह तरह के बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो एक हमने ये एग्जांपल दिया है सिर्फ ये एग्जांपल है, इसी तरह के आप तरह तरह के वर्ड क्लाउड के पिक्चर्स, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने पीपीटी में यूज कर सकते हैं। फिर है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स के लिए भी इस तरह की इमेजेस आप यूज कर, ये देखिए हमने यहाँ पे जो स्लाइड में आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल है इसके कि एन इन्फोग्राफिक
आर ग्राफिक विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी चीज को हम छोटी छोटी पिक्चर्स के थ्रू कैसे एक फ्लो चार्ट मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिर है उसके बाद कि हम लोग टूल के फॉर्म में वीडियोस भी बनाते हैं, और आपने देखा होगा आजकल तो इतना वर्क प्रेशर है टीचर्स के लिए, बार बार कहा जा रहा है यू हैव टू डेवलप योर ई कंटेंट, यू हैव टू डेवलप योर वीडियोस एंड पुट दोज वीडियोस इन यूट्यूब चैनल, दिस एंड दैट। अब वीडियो मान लीजिए आपने वीडियो बनाया, आपने जैसे तैसे उसको बनाया, आपने इंटरनेट से कोई म्यूजिक लिया, उसमें अटैच कर दिया और उसको यूट्यूब में डाल दिया, लेकिन immediately YouTube will tell you that whether your video is totally yours or you have taken some copyrighted material from internet। आपने अगर म्यूजिक मान लीजिए किसी का ले लिया, वो तुरंत बताएगा आपको कि no, this is copyrighted material, आप अगर इसका यूज कर रहे हैं तो बी सेफ, वो वार्निंग देता है आपको, इंटरनेट या आपका यूट्यूब चैनल वार्निंग देता है। वार्निंग क्या देता है कि जो वीडियो में आपने गाना लगाया है वो किसी और का है, सो डोंट यूज दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर मॉनिटरी गेम, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। लेकिन आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं? एज ए टीचर यू कैन यूज these types of video creation softwares like presentation tube is very helpful in creating videos। आप कभी इसका यूज, हम आपको हिंट दे दी है हमने, आप इसको ट्रायल एंड एरर से भी सीख सकते हैं, ये इतना इजी है यूज करना। स्क्रीन कास्टोमेटिक, ज्यादातर वीडियो जो हमने बनाए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वीडियो क्रिएशन के जो वो आते हैं आपके जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम पेड वर्जन्स यूज करने लगे तो बहुत सारा पैसा आपका इसी में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो फ्री होते हैं और खास तौर से जो ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर्स जिनको बोला जाता है, यानी फ्री फॉर यू, फ्री फॉर ऑल, उनका यूज करते हैं कि हम अपने वीडियोस भी बना सकें, उनकी एडिटिंग भी कर सकें। तो स्क्रीन कास्टोमेटिक इज वन ऑफ द एग्जांपल। मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो हमने बनाए, हमने स्क्रीन कास्टोमेटिक का ही यूज करके बनाए हैं। देन एक्टिव प्रेजेंटर, स्क्रीन कास्टिफाई, ये एक वैसे एग्जांपल हैं, दोज आर वेरी यूजर फ्रेंडली। देन नेक्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। आपने वीडियो बना लिया, उसमें मान लीजिए कहीं पे आवाज गड़बड़ हो रही है, कहीं पे कंटेंट सही नहीं आया, कहीं पे आप थोड़ा सा उसकी कुछ चीजें हाइड करना चाहते हैं, कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ईजी हैं? ये है वीडियो एडिटर, फिल्मोरा, ओपन शॉट, फ्री कैम, ये बहुत इजी हैं। इनके पेड वर्जन भी है, लेकिन इनके जितने फ्री वर्जन है दोज आर आल्सो वेरी गुड इन यूजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से उनका यूज कर सकते हैं। तो अब हमने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए आपको। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे इजी मेथड और आपको डेमो देना चाहेंगे अभी। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विद यू ऑल। बताइएगा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये दिख रहा है, जूम लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? जी जी मैम, जूम दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सुहासिनी मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एक बनाया पावर पॉइंट, हम मान लीजिए वहां पे आए और हमने कहा अरे मैम आपने तो मेरा फोटो ले लिया, ये मैंने खींचा था और मैंने इसको इंटरनेट में कॉपीराइट के तहत डाला था, आपने मेरा फोटो ले लिया। मान लीजिए हम उनसे झगड़ने लगे, तो मैडम को कैसे अपने को डिफेंड करेंगे कि मैंने तो ये फोटो जब लिया तो उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं था। तो आपको एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कैसे इन चीजों से आप बचे कि आपको कोई क्लेम न करे कि आपने किसी का फोटो लिया। क्योंकि इंटरनेट से हम करते क्या हैं, जनरली वी आर इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग डूइंग कॉपी एंड पेस्ट, बट वी शुड नॉट डू दैट थिंग। कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए आपको हमने एक एग्जांपल दिया, हम कोई टॉपिक हमने लिया, हमें पढ़ाना है मान लीजिए अकबर, या हम पढ़ाने जा रहे हैं अर्थ या लेयर ऑफ अर्थ
मान लीजिए हमें ये पढ़ाना है और इसका एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमें फोटोज चाहिए होंगी अर्थ से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमें लेयर्स के बारे में जानना है, तो हमने यहाँ पे लिखा लेयर्स ऑफ अर्थ, हमने यहाँ पे लिखे लेयर्स ऑफ द अर्थ। और अब हम किस पे आएंगे, इमेज, बिकॉज आई वांट इमेजेस रिलेटेड टू अर्थ। अब हमें ये फोटो बहुत अच्छा लगा, हमने इस पे क्लिक किया, इसको कॉपी किया और अपने प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर दिया। बट नो, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज अगेंस्ट कॉपीराइट इशू। ये हो सकता है कॉपीराइटेड फोटो हो। अब आप कैसे पता करेंगे कि हम वो फोटो लें जो कि कॉपीराइट फ्री ऑफ कॉपीराइट हो? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी कम टू, यहाँ पे देखिए ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टूल्स, यू विल क्लिक दिस, देन यूसेज राइट्स, क्लिक ऑन इट, देन लेबल्ड फॉर रीयूज। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके पास सिर्फ वो फोटो आएंगे विच आर फ्री टू यूज। आप उन फोटोज को आराम से, अब जैसे कि मान लीजिए हमने सुहासिनी मैम से कहा कि नहीं आपने मेरा फोटो, तो उन्होंने हमें दिखाया कि नहीं ये फोटो आपकी ओपन सोर्स में पड़ी थी, ये फोटो में था कि लेबल फॉर रीयूज, मैंने वहां से लिया है, तो होगा हाँ इट्स ओके नाउ कि वट एवर यू आर यूजिंग दैट इज परफेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो अब हम जब भी फोटो कोई लेंगे तो कैसे, टूल्स पे जाएंगे, लेबल्ड फॉर रीयूज। ये वाली फोटोज अगर हम लेते हैं तो हम इन फोटोज को आराम से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये फोटो लेना है, तो यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक किया, कॉपी किया और अपने प्रेजेंटेशन में हमने उसको पेस्ट कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देयर आर सम वेबसाइट थ्रू विच वी कैन फाइंड सम गुड फोटोग्राफ्स, जैसे पिक्साबे, इसमें भी जितनी इमेजेस आती हैं, मान अब यहाँ पे आप जब पिक्साबे के उस पे जाएंगे तो किस तरह की फोटोज आपको चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, सनसेट चाहिए, उस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको वैसे ही उसी तरह की फोटोज मिल जाएंगी। देखिए ये आप यहाँ पे पूरा वही चीज लिख सकते हैं जो भी कंटेंट आपको चाहिए, और उसमें पिक्साबे लिख दीजिए तो आपको सारी कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं। आप उन पिक्चर्स को आराम से देखिए, आप कोई सीनरी बनाए, कितना खूबसूरत सा फोटो है, इसको यूज कर सकते, ये सब फोटोज आपकी फ्री हैं। तो ये आप प्रेजेंटेशन या कोई भी टीएलएम को डेवलप करने के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको इस तरह की ही फोटोज लेनी है, अदरवाइज यू विल बी कॉट फॉर योर मिसकंडक्ट। हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आईपीआर के थ्रू, आप आईपीआर के तहत आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपका टेक्स्ट मटेरियल है, आपका वीडियोस हैं, आपके ऑडियोज हैं, उनको भी यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं का वीडियो आपको लेना है तो वीडियो का कितना कट करके आप अपने उसमें लगा सकते हैं प्रेजेंटेशन में, आप किसी का वीडियो पूरा नहीं ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो लेना भी है तो आप वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको पूरा वो नहीं यूज करना है कि पूरा वीडियो आपने वहाँ पे लगा लिया। तो इस तरह से आपको सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक गुड TLMs फॉर योर सोशल साइंस। मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। नाउ योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल से लेके ऑनलाइन TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। मैडम अनम्यूट करिए मैम, सुहासिनी मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही? जी मैम आ रही है। हाँ, मैम को मैंने धन्यवाद दिया कि मैम ने ट्रेडिशनल से लेके जो वर्चुअल TLM है उनके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से हम लोग को बताया। तो मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैडम को धन्यवाद देती हूँ।
एक औपचारिक धन्यवाद मैं चाहती हूँ, मैं अपने DWT कॉलेज परिवार की तरफ से डॉक्टर रितु डंगवाल मैडम को धन्यवाद देंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन प्रोफेसर पचौरी जी के उसमें निर्देशन में हम लोग आगे कर लेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रितु डंगवाल को, जो मैडम को धन्यवाद दें। धन्यवाद सुहासिनी मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है। मैं रितु डंगवाल, सभी को मेरा नमस्कार। आज कार्यशाला का चतुर्थ दिवस था और जो विषय था वो SST से संबंधित रहा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ बहुत ही उपयोगी रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। जैसे हम कहते हैं कि किसी कक्षा का सफल होना शिक्षक की सफलता होती है और उसका जो उत्तरदायित्व, वो जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक ही होता है। इसी तरह आज की वर्कशॉप की सफलता का श्रेय भी मैडम प्रोफेसर किरण लता डंगवाल मैम को जाता है, क्योंकि आपने बहुत ही सरल सहजता के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिया। वह साथ ही आपने जो बातें व ज्ञान हम सभी को दिया वो केवल सैद्धांतिक ही नहीं रहा, बल्कि वो वास्तविक परिस्थितियों से भी ओतप्रोत था। और यही ज्ञान छात्रों के लिए, शिक्षण के लिए उपयोगी रहता है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने व्यस्तम समय से हमें जो समय निकाल कर दिया और वो आपका जो अमूल्य समय था उसमें से हमें जो थोड़ा समय आपने हमें दिया उसका हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन औपचारिकता है धन्यवाद की, वही औपचारिकता मैं आपको का निर्वहन कर रही हूँ। साथ ही मैं सीटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर सविता रावत मैम का और सेक्रेटरी प्रोफेसर पचौरी सर का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के सहयोग से व प्रयास से ये वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी भागीदारी से ही किसी कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रितु मैडम। अब मैं चाहूंगी प्रतिभागियों की तरफ से जो भी प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज हमारे आज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर किरण लता डंगवाल जी से वो पूछें। और प्रोफेसर पचौरी जी आप आगे इसको ओवर टू पचौरी सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछें। और मैम से मेरा निवेदन है कि वो हमारे प्रतिभागियों को थोड़ा सा उनके प्रश्न का उत्तर देके उन्हें संतोषपूर्ण तरीके से संतुष्ट करने की कृपा करें। थैंक यू मैम। प्लीज जो भी प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना प्रश्न पूछें, माइक अनम्यूट करें पहले और अपना परिचय भी दे दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं चलता है कि वो विद्यार्थी के स्तर से जवाब चाह रहा है या हमारे प्रोफेशन से संबंधित चाह रहा है। तो पहले अपने बारे में एक शब्द बता दें कि मैं ये हूँ और फिर अपना प्रश्न प्लीज। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम शुभम शाह है। मैं B.Ed 4th सेमेस्टर DAV PG कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सोशल साइंस में हम पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम TLM किस टाइप का प्रेजेंट करें वहाँ पे, क्योंकि बच्चों को अगर हमें बताना है राज्यसभा, लोकसभा, और हम केवल एक पिक्चर के माध्यम से वहां पे दिखा पाते हैं, तो क्या हम कोई ऐसा वर्किंग मॉडल टाइप का हम दिखा सकते हैं जिससे बच्चों को काफी अच्छा समझ में आए? जी, आप बिल्कुल वर्किंग मॉडल दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कैपेसिटी। हमने आपको बताया कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इफ यू आर टीचिंग इन ट्रेडिशनल क्लासरूम तब आप कैसे दिखाएंगे, मैक्सिमम चीजें TLM में जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं जो चार्ट बने हों, जो अब खास तौर से पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स की हम बात करते हैं, मान लीजिए आप पंचायत पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो एक कागज के थ्रू उसमें एक पोस्टर बना दिया उसके थ्रू बच्चे ज्यादा अच्छे समझे। तो हम कहते हैं कि नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ TLM। आप क्या करिए, आप रोल प्ले कराइए बच्चों से। वो भी एक तरह का मेथड है बच्चों को के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए। तो आपके सब्जेक्ट और कंटेंट पे डिपेंड करता है। हर बार जरूरी नहीं कि वर्किंग मॉडल उतना इफेक्टिव हो जितना कि उसमें आप जो पर्टिकुलर टॉपिक ले, जैसे आप अगर बात कर रहे हैं सिविक्स की, पंचायत ले रहे हैं या आप राज्यसभा ले रहे हैं,
तो आप इस तरह के रोल प्लेइंग, ड्रामेटाइजेशन, इस तरह के मेथड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो आप 30 सेकेंड की छोटी छोटी क्लिप्स बच्चों को दिखा सकते हैं। 30 सेकेंड की इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि उससे ज्यादा चीजें अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको लिंक्स या वीडियोस यूट्यूब के थ्रू दिखाने होंगे। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में डालते हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड की ही क्लिप डाल सकते हैं। उसके सीन आप दिखा सकते हैं कि राज्यसभा या विधानसभा या पंचायत का में क्या एक्चुअल में होता है, कैसे वहां की वर्किंग होती है, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल कहीं पे कोई ऐसी मनाही नहीं होती कि आप किसी भी तरह, क्योंकि ये आप जानते हैं और आपका स्टूडेंट जानता, आप अपने विद्यार्थी को समझते हैं कि वो विद्यार्थी किस लेवल की चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। आई एम Kritika Chamoli, pupil teacher from DWP College. Yes. Ma'am, I wanted to ask in economics, basically in classroom teaching, what all TLMs can we use? What are for teaching economics? Yes, ma'am, in classroom teaching. Okay. The answer is same as I told about the political science. इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज हमने आपको बताया कि आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक ले रहे हैं और वो टॉपिक आपको सिंपल सा एक टॉपिक बताना है एटीएम, तो एटीएम की चीज बता रहे हैं, या आप जीडीपी पढ़ा रहे हैं, या कोई भी आपने इस तरह का इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया, तो वो टॉपिक पे ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का टीएलएम। अब आपको एटीएम के बारे में मान लीजिए पढ़ाना है, या उसकी प्रोसेसिंग बतानी है, या उसका बताना है कि कैसे ये जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए फायदेमंद होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप उनको एटीएम ही दिखाएं या वो दिखाएं। आप सिंपल सा एक एटीएम का कार्ड दिखाते हुए, उसका कोई एक वीडियो दिखाते हुए, या उनसे वहीं पे ही एक छोटा सा मॉडल डेवलप करा के, क्योंकि एटीएम क्या होता है, कैसे हमें अपने को सेफ रखना है, मान लीजिए ये सब चीजें आप पढ़ा रहे हैं, तो एक एटीएम को शो करते हुए आप चार्ट में या आप चॉक एंड बोर्ड की सहायता से उस एटीएम को बोर्ड के सामने यूं रख के उसी पे एरो लगा के सारी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये नंबर होता है, नीचे इसमें एक्सपायरी आपकी डेट लिखी होती है, ईयर लिखा होता है, और कैसे आपको बचना है जो इसमें पीछे सीवीवी नंबर दिया होता है। यानी आप रियल मॉडल, रियल चीज को लेके भी उस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, कि आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसी तरह का टीएलएम डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारी बार हम कहते हैं कि जो टीएलएम होते हैं बच्चों के बस्ते के अंदर भी होते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में होते हैं, आप क्लासरूम के जस्ट बाहर भी उन चीजों, प्लांट पढ़ाना, जैसे साइंस में बच्चे प्लांट या कोई चीज पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा सा कोई टीएलएम बना के आप गए, बच्चों से कहा आपने जाओ गार्डन से ये पत्ती लेके आओ, टीएलएम आपका तैयार। तो इस तरह से जो कुछ अवेलेबल है आप उसी को ही यूज करिए, दैट इज द बेस्ट टीएलएम फॉर योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। मैम ने इतने अच्छे तरीके से बता दी हैं सारी चीजें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही कह किसी की और जिज्ञासा है। टीएलएम के प्रश्न केवल क्लासरूम में ही जन्म लेते हैं जिस समय हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। नहीं मैम, आपने बहुत सरल शब्दों में भी समझाया कि जो हमारे सजीव आसपास चीजें उनके द्वारा भी हम टीएलएम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि चार्ट और थर्माकोल या आईसीटी ही प्रयोग करें। आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से बच्चों को समझाया और बताया। मैं एक बार आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं मैम के सीटी परिवार के तरफ से और डीडब्ल्यूटी परिवार की तरफ से कि आपने अमूल्य समय दिया। और आपने सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आराधना गौड़ बच्ची स्टूडेंट। Good evening, ma'am. Ma'am, my name is Aradhana Gaud. I'm from DWT College, Dehradun. Okay. Ma'am, my question is a different question aside from TLM. I want to ask you that how to break this stigma around social studies subject in the students.
Social stigma. In what reference you are asking? Tell me this first. In what reference you are saying? Ma'am, just What type of problem you have seen among your students? ओके मैम। मैम जैसे सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं इनको बहुत नेग्लेक्टेड वे में देखा जाता है। तो जैसे कोई बच्चा मतलब अगर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी रखता है तो भी फोर्सफुली वो साइंस या कुछ और स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और फिर बच्चों को करियर ओरिएंटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे 9th-10th क्लासेस होती हैं वहाँ उनका पूरा फोकस डाइवर्ट कर दिया जाता है मैथ्स और साइंस में। और सोशल स्टडीज के टीचर को मतलब मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ाया बट स्कूल में भी देखा है कि बच्चे बहुत दूर भागते थे कि एसएसटी तो याद करके एक दिन में हो जाएगा। हाँ, बट देखो साइंस अनुराधा जी, इसमें है क्या प्रॉब्लम कि सारी चीजें टीचर पे डिपेंड करती हैं। जो बात आप बता रहे हैं कि बच्चे सोशल साइंस से भागते हैं, शायद मेरे साथ मेरी लाइफ में उल्टा हुआ था। हम मैथ्स और साइंस से भागे थे। शायद कारण ये रहा कि जो हमारी मैडम हमको मैथमेटिक्स पढ़ाती थी उन्होंने मतलब मेरा प्रिय विषय बचपन से गणित रहा, लेकिन शायद उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरा डिसइंटरेस्ट हो गया उस सब्जेक्ट के प्रति। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप सोशल साइंस के पीपल टीचर हैं, अभी आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है टीचर ही होता है जो एक सिंपल से एकदम बेकार से नीरस टॉपिक को भी बड़ा जीवंत बना देता है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि एक टीचर होता है औरंगजेब को पढ़ाता है तो बिल्कुल उसको एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर देता है, और दूसरा एक टीचर है अगर उसको पढ़ाता है तो बिल्कुल एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो वही इमेज स्टूडेंट के दिमाग में बनती है कि औरंगजेब कैसा था, वो कैसा था वो अलग इशू हो गया, लेकिन हमने प्रस्तुत कैसा किया ये उस पर डिपेंड। तो इसलिए आपने जो भी पढ़ा हो या आपने जो भी देखा समझा हो, ये मिथ है एक तरह का। आप देखिए बच्चा पूरा साइंस पढ़ के आता है, उसका इंटरेस्ट बाद में ज्योग्राफी, सोशल साइंस या सोशियोलॉजी उसकी तरफ हो जाता है कि हम तो जब सिविल्स की तैयारी करेंगे तो आई टेक ज्योग्राफी, आई टेक हिस्ट्री, आई टेक सोशियोलॉजी। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है दीज आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन याद नहीं होते हैं। अब याद करने के तरीके वो अपने आप ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस समय टीचर के रूप में उसने एक अपना मेंटर पाया हो वो उतना इफेक्टिव न रहा हो। हम लोग जो सोशल साइंस के हैं, हम लोग को आज भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हो सकता है हमारे जो मेंटर रहे हों उन्होंने हमें इतने बढ़िया से पढ़ाया, इतना अच्छा ज्ञान दिया कि आज भी हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। तो ये सारी बातें एज अ टीचर आप कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने, क्योंकि आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दें, आज डिमांड केवल उन्हीं टीचर्स की है जिन्होंने अपने एक मार्केट वैल्यू बना रखी। मार्केट वैल्यू कैसे बनती है? जो नीड ऑफ द आवर के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करने का प्रयास करता है। पता चला आप एक बिल्कुल वही ट्रेडिशनल तरीके से चले आ रहे हैं तो बच्चों को नेचुरल है नीरसता आएगी, लेकिन आप अपने को समाज और समय के अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हर नियम परिवर्तनीय होता है। और गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि देयर इज ओनली वन लॉ व्हिच इज अनचेंजेबल, दैट इज लॉ ऑफ चेंज। तो आप अपने को एज अ टीचर अगर बढ़िया प्रस्तुत करते हैं तो आपके विद्यार्थियों को 100% उस विषय में इंटरेस्ट आता है। वो इसलिए ये स्टिग्मा केवल हमारे माइंड सेट की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं समाज में इन कंपैरिजन टू साइंस एंड मैथ्स। तो मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे मेरे उत्तर से। थैंक यू कि आप जैसा बनाएंगे वैसा ही वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा। यस, टीचर पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और किसी? हाँ बोलिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Yeah. I am teaching physics. Madam, what is the problem that the students like blackboard teaching rather than in terms of PowerPoint presentation? So how can we remove their that is very reluctancy? Interesting thing that if students are liking chalk and talk method. Yes. Yeah, this is very good, and I think it depends on you only कि आप पढ़ाते इतना अच्छा होंगे
कि उनको चॉक एंड टॉक मेथड ज्यादा अच्छा लगता होगा। ये सब टीचर्स पे हमने आपको बताया ना कि हम प्रोफेसर पासी का नाम लेते हैं, वो एक सिंपल तरीके से आप सोचिए कि वो सिर्फ एक चौक हाथ में लेके भी 3-3 4-4 घंटे स्टूडेंट को बांधे रखते थे। क्या कारण था? कि इतना उनके पढ़ाने में मोहकता थी, इतना उनको नॉलेज था, इतना वो एक एक बच्चे के माइंड को पढ़ते थे और तब पढ़ाते थे। इसीलिए उन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में भी बताया कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखें और फिर अपने लेसन प्लानिंग को डेवलप करें। तो हमेशा चॉक एंड टॉक मेथड तो एवरग्रीन मेथड है। हम कहते भी हैं ना कि आज हम अपने जो अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो लेक्चर मेथड इज द बेस्ट मेथड एंड एवरग्रीन मेथड। बस हमको अपने लेक्चर मेथड को डिजाइनर लेक्चर मेथड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हम लखनऊ से हैं और आप लोग सभी जानते होंगे कि यहाँ की चिकनकारी बड़ी फेमस है और चिकनकारी आज भी यहाँ पे पॉपुलर है। कारण क्या है? आउटडेटेड हो जाती है आज अगर वो डिजाइनर सूट्स या डिजाइनर अपनी डिजाइन्स नहीं लेके आती, यानी वो मार्केट से चली जाती। तो टीचर भी हमेशा तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो इनोवेशन है। अगर आप चॉक एंड बोर्ड भी यूज कर रहे हैं तो चॉक एंड बोर्ड में भी आप कहीं ना कहीं बच्चों के दिल को छूते होंगे, इसलिए बच्चे उसको पसंद करते हैं, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होते। वही चीज आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स के फॉर्मूला देखे आप एलसीडी या प्रोजेक्टर से पढ़ाइए, बच्चों को आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। और वही मैडम यही कहते हैं कि चॉक डस्टर से ज्यादा समझ में आती है, यही कहते हैं वो कि चॉक डस्टर। बिल्कुल, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि मिथ है हमारे दिमाग में कि हम अगर कंप्यूटर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नो, अब देखिए आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल खुद ही दे दिया कि बच्चे क्या प्रेफर करते हैं। जी जी हाँ मैडम, मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक नई चीज है, मतलब या बच्चे उसको हो सकता है कि एक रिलेक्टेंसी शो कर रहे हो, क्योंकि चेंज को आदमी स्वीकार नहीं करता जल्दी। तो मैं सोच रहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज बेटर इन कंपैरिजन टू चॉक एंड टॉक मेथड। तो लेकिन नहीं, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो प्रेजेंटेशन है, हम जब एजुकेशन के टर्म में कहते हैं तो हम कंप्यूटर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को एक असिस्टेंट के रूप में जब हम यूज करते हैं, उसको CAI वर्ड यूज करते हैं कि एक टीचिंग टूल की तरह जब हम यूज कर रहे हैं। तो टीचिंग टूल की तरह मान लीजिए आप फॉर्मूला को कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड पे लिख लिख के बता रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया आप कर सकते हैं यूज, लेकिन आपने मैकेनिकल यूज किया तो बच्चों का डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मेथड कोई खराब नहीं है आपके यूज करने पे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, आई एम फुली सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू। तो हमें लगता है सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। समय भी ज्यादा हो रहा है मैम, आपने बहुत ही कम समय में इतनी जानकारियां दी। और जो चॉक और टॉक मेथड है तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, आज भी हम लोग उस चीज को यूज करते हैं। और आपने जो जानकारी दी लेक्चर मेथड, कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुप्रीम मेथड है जो हर जगह हम लोग उपयोगी करते हैं। जहाँ जिस चीज की उपयोगिता हो, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। जैसा आपका कंटेंट हो सब्जेक्ट का, उस विषय वस्तु के आधार पर TLM का प्रयोग करना चाहिए। मैडम का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब पचौरी सर से कहूंगी कि इस कार्यशाला के आज के दिवस का जी समापन करें। हमारे DWT कॉलेज के प्राचार्य इस समय आ गए हैं। एक्चुअली जिस समय स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम उस समय मैम नहीं, मैडम का फोन आ गया तो उनकी कुछ व्यवस्था। तो मैं चाहूंगा कि मैम कॉलेज में मीटिंग जी बोले तो डॉक्टर प्रोफेसर आरती दीक्षित मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो अनम्यूट कर लें अपने आप को, और हमारे रिसोर्स पर्सन जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनके लिए 2 शब्द कहें प्लीज मैम। नमस्कार डॉक्टर किरण लता डंगवाल मैडम, मैं काफी देर से आपका स्लाइड्स भी देख रही थी, ऑनलाइन में आ चुकी थी और मैंने आपका पूरा सुना, बहुत पेशेंसली, बहुत वाइडली, डीपली और बहुत क्लियरली। आपने ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारा रहा है परंपरागत भारतीय तरीका, और उससे और डिमांड प्रेजेंट एरा की जो डिमांड है, वर्चुअल जो आज की रिक्वायरमेंट बन गई है, उस हर कॉन्सेप्ट को छुआ, हर एक के डिटेल में आपने मैडम बच्चों को गाइड किया है। और बहुत आपका ये आज का
लेक्चर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। मैं समझती हूँ बच्चे भी काफी सेटिस्फाई रहे होंगे। आपने अपना ये अमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया और हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। वही बात है कि ये औपचारिक आभार है, धन्यवाद है, लेकिन जो आपका अमूल्य समय है वो हमारे जहन में हमेशा रहेगा। आपको एक बार पुनः धन्यवाद हम पूरे DW परिवार की ओर से और CTE की तरफ से। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल फिर हम मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा कल इसका कार्यक्रम का 5 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन है और कल 2 हमारे रिसोर्स पर्सन जुड़ेंगे, एक फिजिकल साइंस के और एक बायोलॉजिकल साइंस के। तो मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि कल फिर वो पुनः हमारे साथ उपस्थित रहें। तो आज के लिए उनको धन्यवाद, आभार और थैंक यू मैम। थैंक यू अगेन प्रोफेसर कृष्णलता मैम, आपने हमें समय दिया और आप पे हम अधिकार के साथ इस चीज को कहते हैं कि प्लीज आप आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।